वेलकम बैक। आज फिफ्थ पॉडकास्ट में ये डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी का क्या होने वाला है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स का जो टाइम फ्रेम है। काफ़ी एक डिवाइडेड व्यू है बुल्स और बियर्स के बीच में। कुछ लोग ये कहते हैं कि 17,000 का 200 डे मूविंग एवरेज जो निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट लेवल है, निफ्टी उसको रीटेस्ट एक बार कर सकता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम काफ़ी वॉलीटिलिटी साथ में लेके आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? सेकेंड ऑप्शन मार्केट्स के पास ये है कि प्राइस वाइज करेक्शन ना हो के टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केट 15-20% नीचे करेक्ट ना होके 2-3 साल तक लगभग अभी के लेवल्स पे रहेगा। फॉर एग्जांपल अराउंड 22,000 के लेवल पे रहेगा। ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू इलेक्शन वॉलेटिलिटी, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। बट प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होके टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है और उसका भी इम्पैक्ट लगभग सेम है। अगर आपका 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम है देन दैट इज ऑल्सो अ बर्डन ऑन द इन्वेस्टर्स। तीसरा एक व्यू है कि शॉर्ट टर्म में अगले 1-2 साल के व्यू में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके 10-15% और ऊपर भी जा सकता है। इट माइट टच द लेवल्स ऑफ 22,000। बट रियलिटी क्या है? क्या इंडेक्स के वैल्यू से आपको अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहिए? आखिर अप्रोच क्या होना चाहिए आपके इन्वेस्टिंग जर्नी का? आज ये मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। और आपका क्या व्यू होना चाहिए, किन तरह के स्टॉक्स को आपको पिक करना चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ, बट मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने हिसाब से अपनी खुद की एनालिसिस से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप हाईएस्ट पॉइंट्स पे एंट्री लें और मार्केट वहीं से रिवर्स होके या तो क्रैश हो जाए या फिर आपका पैसा स्टक हो जाए और प्राइस करेक्शन ना होके आपका टाइम करेक्शन हो जाए। तो बिना डिले करे करते हैं वीडियो की शुरुआत और चार्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। मैंने पहले से खोल रखा है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए मैं वापस से एक बार ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस चार जो हैं, 9, 21, 50 और 200, ये चार टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट्स के चार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आप लगा सकते हैं। कभी भी लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करना है तो सबसे सही तरीका यह है कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को काफ़ी फ्रीक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हो। तो दो मेजर पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे, उन पॉइंट्स के ऑनवर्ड्स कैसा रहा था बिहेवियर। पहला पॉइंट है जुलाई 22 के आसपास का। निफ्टी ने अपने सारे मेजर सपोर्ट लेवल्स उस समय ब्रेक किए थे। हालांकि 200 मूविंग एवरेज उसने रीटेस्ट नहीं किया था। 200 मूविंग एवरेज उसने उसी समय रीटेस्ट किया इतने सालों में जब कोरोना क्रैश आया था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे कोविड क्रैश से जो रिकवरी हुई है उस पॉइंट से, बॉटम से भी मैं नहीं बोलूँगा बट जो पॉइंट से क्रॉसओवर मिला है, फॉर एग्जांपल जो लोअर मूविंग एवरेज है उसने जब हायर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है तो उस पॉइंट से लगभग मार्केट डबल हो गया है। 100% रिटर्न मार्केट ने दे दिया है 4 सालों में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लगभग 25% का रिटर्न जो भी जिसने भी होल्ड किया है उसे सीधी साफ तरीके से इतना रिटर्न तो उसे जनरेट हो चुका है। अब सेकंड एंट्री पॉइंट जो भी मेजर इन्वेस्टर्स ने किया है, मैं लोएस्ट पॉइंट से कभी भी इसको ट्रैक नहीं करूँगा। मैं उस पॉइंट से करूँगा जब भी एक लोअर टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है उसने हायर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, ऑरेंज कलर ने ब्लू कलर को ऊपर साइड में इंटरसेक्ट किया है, क्रॉस किया है। तो एक लोअर टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है वो हायर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। और इसने ग्रीन जो कि 50 मूविंग एवरेज है, 50 ईएमए है, उसे भी क्रॉस किया है। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग है। इस पॉइंट तक कोई दूर दूर तक ऐसा साइन या सिम्टम नहीं आया कि वापस से 200 मूविंग एवरेज, जो कि काफ़ी एक मेजर लेवल होता है मार्केट में, इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट का क्रैश होके वापस से 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करना। पिछला आप देख सकते हो बहुत पहले 2016 में एक बार मार्केट ने करेक्ट किया था और वो भी काफ़ी एक बड़ा बुल रन देने के बाद। इलेक्शंस जब एनडीए की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद लगभग 50% का रिटर्न देने के बाद विद इन अ मैटर ऑफ 2 ईयर्स तब भी ऑन एन एवरेज 25% का एनुअल रिटर्न मिला था। तो 2 सालों के बाद एक हेल्दी करेक्शन आया और मार्केट ने रीटेस्ट किया अपने लेवल को, 200 मूविंग एवरेज के लेवल को, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग
लेवल होता है। इन जनरल एक थंब रूल होता है कि जब भी आप 200 मूविंग एवरेज के आसपास कोई भी स्टॉक, नॉट इवन निफ्टी, कोई भी स्टॉक को आप अगर 200 मूविंग एवरेज के आसपास आप कैच करते हो तो एक वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है ओवर द ईयर्स। तो 4 सालों में लगभग सिर्फ अगर कोई 200 मूविंग एवरेज को भी अगर चेक करेगा तो 4 सालों में 50% रिटर्न आसानी से इसने दिया है। इवन इफ रिटेस्ट होते तक आपने वेट किया है उस पॉइंट तक भी लगभग इसने इतना रिटर्न दे दिया है, जो कि बुरा नहीं है। ऑन एन एवरेज 12-13% एवरेज हो रहा है इन 4 सालों का। तो एक तरीका ये है कि जब भी ऐसे मेजर मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया जाता है एक छोटे एवरेज से, वहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए। एंट्री लेने के बाद लेट मी डिलीट दिस, हाँ, एंट्री लेने के बाद नेक्स्ट जब भी सेकंड हाईएस्ट मूविंग एवरेज को वो रिटेस्ट करता है तो वहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हो। देखो कितना ये मैजिकल है। मैं फिर से समझाता हूँ। इस पॉइंट पे आते हैं, हाँ, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि ये सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ ऊपर आए। यहाँ पे भी आप एंट्री आपको नहीं लेना चाहिए। टेक्निकली आपको एंट्री लेना चाहिए इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे 6 जून वाली वीक पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेजेस अच्छे से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो ये है कि 9 मूविंग एवरेज ने ऊपर क्रॉस किया 21 मूविंग एवरेज को, इन दोनों ने 50 मूविंग एवरेज को ऊपर में क्रॉस किया, और ये तीनों के तीनों ऑलरेडी ऊपर हैं 200 मूविंग डे एवरेज, 200 कैंडल मूविंग एवरेज इसके ऊपर है। इस पॉइंट से जैसे ही मार्केट ने एक अच्छा उछाल दिया, वापस से जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं आता है, ग्रीन कैंडल रिटेस्ट नहीं होता है, आप एग्जिट नहीं लोगे। तो पहला आपका एग्जिट यहाँ बनता है 26 दिसंबर। अब आपको याद होगा कि ये डिमोनेटाइजेशन का समय है, तो 6% रिटर्न विद इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स मिला। ठीक है, इट्स ओके। मार्केट से आप आउट हो गए। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट टू कॉस्ट आप सेम पॉइंट पे आपने एंट्री ले लिया, और री एंट्री फिर से जैसे ही एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिलता है यहाँ पे आपने ले लिया। अब यहाँ से आप जो राइड कर रहे हो वापस से इस पॉइंट तक आपको राइड करना है। फॉर एग्जांपल ये 1 साल का फिर से एक पीरियड मिला है जहाँ पे 20% रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। फिर दोबारा कॉस्ट टू कॉस्ट एंट्री पॉइंट इधर है 16 अप्रैल। यहाँ से फिर एक अच्छा मूवमेंट मिला, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि लगभग 5-6 मंथ्स में जब इस पॉइंट पे वापस से मार्केट ने रीटेस्ट किया तो मार्केट से आउट होने का एक समय आ गया। इवन मैं यहाँ तक का पॉइंट राइड नहीं करूँगा, नो बडी इज़ गॉड। तो 15% का पूरा किसी को नहीं पता है ये यहाँ से इतना पूरा करेक्ट होके नीचे आएगा या फिर कुछ और कहीं बीच में ही रह जाएगा। तो टेक्निकली अगर आपने एक रूल फॉलो किया है तो इस पॉइंट पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, ना कि इस पॉइंट पे। बट हाँ, आपका अगर रूल अलग है, फॉर एग्जांपल कई लोग एक एडिशनल लेयर ऑफ रूल ये भी लगाते हैं कि 6 मंथ्स में अगर एनुअल पूरा जो टारगेट है वो अगर अचीव होता है तो आप 75% अपनी पोजीशंस को बुक कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, निकल सकते हो। तो उस हिसाब से ठीक है, आप अनलॉक कर सकते हो थोड़ा एडिशनल प्रॉफिट। बट नेवरदलेस इस पॉइंट पे वापस से आपने एग्जिट ले लिया, पूरा आप वेट कर रहे हो जब तक कि क्लियरली फिर से उसी तरह से शॉर्टर टाइम फ्रेम ऊपर काटता है सारे बड़े टाइम फ्रेम को। 9 इज़ क्रॉसिंग दी 21 मूविंग एवरेज जो ब्लू वाला है, वैसे ही ग्रीन को वो क्रॉस करके ऊपर आ रहा है। यहाँ पे एक और एंट्री पॉइंट मिला, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक वापस से मार्केट ने एक छोटा ठीक ठाक मूवमेंट दे दिया। तो अभी मैं एक बेसिक आपको एक सेंस हो गया होगा कि मार्केट को स्टडी कैसे करते हैं मेरे जैसे लोग, या फिर जो भी एफ आईज या डी आईज का भी क्या व्यू रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट रेस्पेक्ट्स दी हायर मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज को भी ऐसे ही इसने रेस्पेक्ट दिया, काफ़ी रेस्पेक्ट दिया, और इसलिए ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था। देखो यहाँ पे एक बार इसने क्रॉस कर दिया था नीचे, हमें लिटरली नहीं मालूम था कि ये यहाँ से और कितना नीचे जाएगा क्योंकि मार्केट में इतना बैड न्यूज़ था। बट अगेन जब मार्केट ने ये साइन दिया इस पॉइंट पे, तो जो भी वाइज ट्रेडर्स हैं या फिर जो बिग हैंड्स हैं, उन लोगों ने कंफर्मेशन के बाद इस पॉइंट पे री एंट्री ले लिया, और यहाँ से जैसे कि मैंने पहले भी बताया 100% रिटर्न मार्केट 4 सालों में दे चुका है, 3.5 सालों में दे चुका है। अब आपका सवाल ये है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट का करेक्ट होना बहुत ही हेल्दी है, टू बी ऑनेस्ट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो करेक्शन है 30% ड्यू है। तो कई सारे लोग ये भी आपको बोलते रहेंगे, बहुत बड़े एनालिस्ट
भी आपको ये बोलते रहेंगे कि ठीक है मार्केट हैज़ टू करेक्ट, क्योंकि कभी तो करेक्शन आना है। अब वो करेक्शन 50 मूविंग एवरेज तक होगा, उसके ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ कोर्स कंपेयर टू 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के। वैसे ही 21 मूविंग एवरेज के आसपास आना तो बहुत ही ईजी है, वो तो मतलब नो डाउट कभी भी आ जाएगा, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 4 5 मंथ्स कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और वो एक नॉर्मल सा मोमेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि 21 मूविंग एवरेज से ऊपर तो 3 या 4% का ही गैप होता है, तो किसी भी समय वो गैप फिल हो सकता है। 50 मूविंग एवरेज आना एक लगभग आप कह सकते हो कि 10% के करेक्शन का एक साइन देता है, जो कि कभी भी हो सकता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10% करेक्ट हो गया मार्केट तो वापस से रिकवरी नहीं कर सकता है। विद इन दी सेम ईयर मार्केट रिकवर भी कर सकता है वो 10%। बट ये हो सकता है कि आप और कई सारे इन्वेस्टर्स पैनिक होके अपने सारे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दें। तो मार्केट अभी यहाँ पे है। इवन आप एक हायर टाइम फ्रेम पे भी अगर चेक करेंगे, मंथली चार्ट्स पे आप देखोगे तो मंथली चार्ट्स पे जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है 9 मूविंग एवरेज, वो भी लगभग 10% नीचे है। यहाँ से यहाँ आप देखोगे 7 to 8% नीचे है। और अगर आप देखोगे हायर टाइम फ्रेम 20% नीचे है। ये मैं मंथली की बात कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स 200 मूविंग एवरेज इन जनरल इवन कोविड क्रैश में भी मंथली टाइम फ्रेम में क्रॉस नहीं हो। एक ही चीज़ हुआ है, वो है ग्रीन वाली 50 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे भी जो 50 मूविंग एवरेज है वो लगभग वीकली चार्ट्स के भी 17,000 लेवल के आसपास का ही बताता है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि एक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से लगभग एक इतना रेंज और ऊपर जा सकता है, मतलब लगभग 1:2 या 1:3 तक जा सकता है। 23,000 23,500 तक के लेवल को टच कर सकता है विद इन दिस ईयर। ऑन द कॉन्ट्ररी ये यहाँ तक भी आ सकता है और वापस से रिकवर होकर 22,000 तक भी आ सकता है। तो ये है मार्केट के मेजर मूवमेंट का रेंज। अगर आप ड्रॉ करके मैं बताऊँ आपको, तो लेट मी कम बैक टू वीकली चार्ट्स। और इसी चार्ट पे हम स्टिक करते हैं, मंथली चार्ट पे स्टिक करते हैं। अदरवाइज़ आपका जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर में आपको दिखेगा नहीं। ओके, मार्केट अभी इधर है और मार्केट को जाना ऊपर है। इस पॉइंट पे मार्केट को जाना है, ऑलमोस्ट इतना रेंज और कवर कर सकता है मार्केट, लगभग 23,500 से लेके 24,000 के रेंज तक। अदरवाइज जो एक नीचे का जो एक सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है फर्स्ट सपोर्ट लेवल। और वैसा ही आप अगर देखोगे तो बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है 17,000। तो ये 4 लेवल्स को आपको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करना है। मार्केट अगर ऊपर आता है तो इस पॉइंट पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लगभग 24,000 का लेवल। तो ये 4 लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी हो सकता है जो मैंने वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में बोला था, टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट यहाँ से जिगजैग मूवमेंट एक रेंज बाउंड भी हो सकता है अगले 3 4 महीनों तक, जब तक कि मार्केट में क्लैरिटी नहीं रहता है कि जो जुलाई का बजट है वो कैसा होने वाला है। और हो सकता है इन केस अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट वापस से, जो बीजेपी की सरकार है वो वापस से पावर में आती है, तो मार्केट उसको ऑलरेडी फैक्टर इन करके थोड़ा सा ऊपर आके फिर वहाँ जाके एक टाइम वाइज करेक्शन दे सकता है। ये भी एक सेकेंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जितने लास्ट टाइम के जो सीट्स हैं वो अगर नहीं आए, अब की बार 400 पार वाला सीन नहीं होता है। इवन पिछले बार से भी अगर सीट्स कम रहते हैं तो ये जो रेंज बाउंड वाला जो यहाँ पे हमने सोचा है या फिर इवन यहाँ पे सोचा है, वो रेंज बाउंड इधर हो सकता है, इस पॉइंट पे ईयर एंड तक हो सकता है, इन केस अगर मार्केट बहुत हेल्दी वे में रिएक्ट नहीं करती है, अगर बीजेपी कम मेजॉरिटी के साथ वापस आती है। बट इन सबसे बहुत ही मेजर लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के सेंटिमेंट की वजह से नीचे आता है तो
एक अच्छी खबर भी ये है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपको खुद के 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट्स के बेसिस पे आपको उन अच्छे लेवल्स पे मिलेंगे. फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी की बात करते हैं. लेट मी ओपन दी एच डी एफ सी स्टॉक. यस, ये एच डी एफ सी स्टॉक. क्या हो गया? यहाँ से मैं ओपन करता हूँ. एच डी एफ सी बैंक. लेट मी लोड द चार्ट. एच डी एफ सी बैंक का स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पे ऑलरेडी पहुँच चुका है विदाउट एनी मेजर फॉल इन दी ओवरऑल मार्केट. तो जनरली जब भी बड़े स्टॉक्स एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, एक मेजर सपोर्ट लेवल पे आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो. ये एक थंब रूल है अच्छे स्टॉक्स के लिए. अब अच्छे का डेफिनेशन इन जनरल निफ्टी 50 स्टॉक्स हो सकते हैं, और जो स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स है जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो. बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ आप ट्राई कर सकते हो. बट ये मेरा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है. बट एट द सेम टाइम आप अपना रिसर्च करके वापस से ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हो कि जब भी जो भी अच्छे स्टॉक्स निफ्टी 50 के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, एच डी एफ सी बैंक का तो 1 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है. तो इतना हेवी स्टॉक अगर थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है ड्यू टू बैड न्यूज़ ऑफ कोर्स, तो थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट कर सकते हो. वर्थ टेकिंग द रिस्क, है ना. थोड़ा सा ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि एक ये 50 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया, और करते करते विद इन द सेम वीक ये इतना क्रैश हो गया कि 200 मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट कर लिया है वीकली चार्ट के बेसिस में. अब ये मंथली चार्ट के बेसिस में भी ऐसा करेगा क्या? ये बहुत ही फार फेच्ड आइडिया है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है ऐसा हो सकता है. क्योंकि अनलेस अनलेस एच डी एफ सी बैंक में इतना बड़ा स्कैम आ जाए कि ये येस बैंक के जैसा हो जाए, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है कि ये मंथली बेसिस में यहाँ तक आ जाए. तो थोड़ा सा स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि इवन कोविड के टाइम पे भी ये 50 मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज के आसपास ये आया था, और मार्केट ने काफ़ी हेल्दी वहाँ से रिकवरी दिया एच डी एफ सी ने. आप अगर देखोगे कि जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है या फिर पियर है एस बी आई, इसके स्टॉक को भी देख सकते हैं. देयर इज सम प्रॉब्लम विथ दिस. मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच है आज. ओके, लेट्स ट्राई इट दिस वे. HCL, okay, it's working. SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. लेट्स सी. चार्ट लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है. ठीक है, एज लॉन्ग एज इट कम्स इट्स फाइन. आप अगर देखोगे कि SBI में कोई भी ख़राब न्यूज़ नहीं है. SBI इज़ डूइंग वेल एंड गुड. मंथली टाइम फ्रेम में ब्लू लाइन के आसपास आ गया था HDFC बैंक. वीकली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट अपने 50 मूविंग एवरेज तक आ गया था HDFC बैंक. तो आप सोच सकते हो कि बाकी के जो बैंक्स हैं वो उनकी कहानी ऐसी नहीं है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं. तो एक ये काफ़ी कॉन्ट्ररी खबर है. HDFC बैंक को थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करिए. और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आपको अच्छे स्टॉक्स थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस में बीट ड्यू टू एनी न्यूज़ आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस में अगर मिल रहे हैं, जब भी एक बड़े मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक्स आपको एक वीकली टाइम फ्रेम में मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा पंट ले सकते हैं और थोड़ी सी री एंट्री ले सकते हो इंस्टेड ऑफ कैचिंग इट एट दिस पोजीशन, जहाँ की वो एक ऑल टाइम हाई पे है. और इस पॉइंट पे आप एंट्री करोगे, हो सकता है कि यहाँ पे 1:2 का मतलब ये है कि इस पॉइंट से एक अच्छा इस पॉइंट से एक अच्छा आपको एक दिखा है, एक चैनल के जैसा. इतना जो रेंज है ये वापस से अगर ऊपर कवर होता है, फॉर एग्जांपल ये जो 4% यानी 66 पॉइंट्स को वापस ऊपर भी अगर ये कंटिन्यू करता है, हो सकता है कि यहाँ तक बिल्कुल चला जाए. ओवरऑल मार्केट की अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक भी 1:1 कर सकता है. मतलब ये कैंडल जितना बड़ा है उतना ही कैंडल ऊपर आ सकता है. बट वाई टू कैच अ स्टॉक व्हेन इट्स ऑलरेडी एट अ ऑल टाइम हाई? आपने पहले से रखा हुआ है तो एक अलग बात है. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपने एंट्री लिया, जिसने भी इस पॉइंट पे महिंद्रा का स्टॉक पे एंट्री लिया वो बहुत ही अच्छा लेवल पे है. ऑलरेडी 12% उसे मिल चुका है.
विद इन अ स्पैन ऑफ 3 महीने। तो इट्स गुड कि पार्ट बुकिंग कर लेना चाहिए था, और किया भी होगा कुछ लोगों ने। अगर थोड़े से समझदार लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट तो पक्का बुक किया होगा। वापस से यहाँ पे री एंट्री का एक पोजीशन बनता है, वापस से 4% को फिर से आप री एंटर करके पूरा कर सकते हो। इस पॉइंट पे थोड़ा सा फिर से पार्ट बुकिंग करना चाहिए। बाकी का जो फॉर एग्जांपल 50% अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपका सफ़र है वो तय करके 50% आपने बुक कर लिया, बाकी का 50% आप छोड़ सकते हो, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ओवरऑल निफ्टी और ओवरऑल ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है। तो फिर उस केस में बीइंग अ गुड ऑटो कंपोनेंट का स्टॉक महिंद्रा यहाँ से 3-4% जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करके आपके पोजिशनल ट्रेड्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ट्रेड्स को करने चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये भी है कई लोगों के माइंड में कि वो 1 साल 2 साल 3 साल का व्यू लेते हैं। तो उस केस में मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मंथली भी क्यों, आप 3 मंथ्स का चार्ट भी देख सकते हो। 3 मंथ्स के चार्ट को या फिर इवन 6 मंथ्स के चार्ट्स को देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट कब करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, इवन रेड वाले भी और इवन ग्रीन वाले भी, कि आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हेल्दी वे में थोड़ा थोड़ा आपको बुक करना चाहिए, और जो आपका फ्री होता है कैपिटल उसको कहीं और आप यूज़ कर सकते हो। और एक प्रो टिप मैं ये दूंगा कि कोई भी एक स्टॉक से आपको लव मैरिज कभी नहीं करना है, प्यार मत करिए, जस्ट हैंग आउट विद द स्टॉक। क्योंकि प्यार आप करने लगोगे वो ख़राब भी करेगा तो भी आपका मन नहीं मानेगा, आपको सारा प्रॉफिट उसी एक स्टॉक से करने का दिल करेगा। तो ट्राई टू बी लाइक एन अपॉर्चुनिस्ट। मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको अपने पैसे ग्रो करने हैं, चाहे वो महिंद्रा के स्टॉक से हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम के स्टॉक से हो, चाहे वो स्टील अथॉरिटी या फिर आईटीसी का स्टॉक हो। आपको ये देखना है कि आपको एक अच्छे लेवल पे कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। कई सैकड़ों स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे अच्छे लेवल्स पे विदाउट एनी न्यूज़। एच आज 200 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स के टाइम फ्रेम में आपको मिल रहा है। तो ऐसे वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अडानी में भी काफ़ी लोगों का भले ही वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन एक अच्छे लेवल पे 1100-1200 लेवल के एंट्री पॉइंट में काफ़ी लोगों ने उसे पिक किया, और वापस से आज लगभग 100% ऊपर आ गया है अडानी का स्टॉक। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी हमेशा बैड न्यूज़ में ही आपको मिलते हैं। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सत्यम सपोज आपके पास रहता है लेट 2000s के समय, अब स्कैम ही अगर सामने से आ रहा है कुछ, या फिर इवन राणा कपूर का जो एक इशू हो गया था येस बैंक में, अगर प्रमोटर्स ही कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ही क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की या इवन कोई भी कंपनी की, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, वैसे केस में मैं ये नहीं बोलूँगा कि यू ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ और 200 मूविंग एवरेज में आपको वापस वहाँ से ले लेना चाहिए। वैसा बिल्कुल मत करिए। हेल्दी स्टॉक्स जहाँ पे हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत रेगुलेशन का प्रॉब्लम आ जाए, या फिर ओवरऑल लोग या बिना कोई रीज़न अगर थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन आता है, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी का ये एक स्टॉक आप देख सकते हो कैसा इसने बिहेव किया है एक्चुअली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। 2021 अप्रैल से लेके लगातार इसने एक नीचे एक करेक्शन दिया है। आप देखोगे अप्रैल 2023 से 1 साल के अंदर इसने 60% का एक रिटर्न दिया, और ये पॉइंट यहाँ से एग्जिट लेने का है। 60 से 70% कैपिटल बाहर कर देने का एक समय है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू एंटर, दिस इज़ द टाइम रादर टू टेक एग्जिट ऑफ मे बी 60% और 70% ऑफ द कैपिटल। बाकी का आप रख सकते हो जस्ट टू ट्रैक। थोड़ा सा स्टॉक रहता है तो आपको आइडिया रहता है कि कैसे आपको ट्रैक करना है। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, इवन इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया या कोई रेगुलेशन आ गया, या हो सकता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चेनाब ब्रिज में कोई बहुत बड़े स्टील के प्लेट्स और टीएमटी बार्स लगे हुए हैं, और फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या फॉर इंस्टेंस कोई एक ऐसा ब्रिज है जो कोलैप्स हो गया जो कि गवर्नमेंट की ही एक स्टील कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है, स्टॉक की प्राइस में थोड़ा सा एक डिप आता है, बट सबको पता है कि गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, कैश फ्लो तो इसमें आ ही जाता है ना। गवर्नमेंट ओनली गिव्स अ वे आउट टू गवर्नमेंट कंपनीज। तो एक रेंज बाउंड जनरली रहते हैं, तो आप अपने कैपिटल को इसके अंदर धीरे धीरे करके चर्न कर सकते हो। और वोलेटाइल स्टॉक भी है, बीटा काफ़ी इसका हाई है, ऐसे स्टॉक्स को भी आप कैच कर सकते हो जब भी इसमें क्राइसिस आता है विदाउट एनी रीज़न। ऐसा कोई मेजर रीज़न था नहीं यहाँ से यहाँ नीचे आने का, बट
जब ये रिकवर करते हैं तो काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये तो 3 मंथ का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। बाप रे, देखो कैसा है भारत पेट्रोलियम। इनफैक्ट ये मेरे से मिस भी हो गया, मुझे अभी ध्यान आ रहा है। पिछले 3 मंथ्स में काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया, और ऐसी चीज़ों को पिक करना चाहिए आपको। इवन एंट्री पॉइंट भी नहीं मिल पाएगा वीकली में, यदि आप लगातार ऑब्जर्व करोगे तो फिर आपको मिलेगा। मुझसे ये छूटा था क्योंकि मेरे पैसे कहीं और इन्वेस्टेड थे इस समय। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे, आपको चर्न करते रहना है आपका पैसा। ओवरऑल निफ्टी के बारे में हमने बात किया, कैसे इंडिविजुअली सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स को आप चेक कर सकते हो बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। तो मेरा एक टिप आपके लिए यही रहेगा फ्रेंड्स कि आप स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दो। निफ्टी से ओवरऑल आपको भले ही व्यू एक मिलता है, ओवरऑल निफ्टी बहुत गिर रहा है तो आप अपना बुलिश व्यू रखने में आपको दिक्कत है। मे बी आपकी ओवरऑल कैपिटल सपोज अगर 1 CR है तो आप 5 या 10 लाख ही इन्वेस्टेड रखो। अगर मार्केट मंथ ऑन मंथ बेसिस में 2% गिर रहा है ना, लगातार गिर रहा है, 5% करेक्शन दे चुका है मार्केट, वैसे केस में आप एक बारी के लिए निकल जाओ मार्केट से और फ्रेश पोजीशंस हेवीली मत बनाओ। जितना आप 60 या 70% कैपिटल के साथ घुसते हो मार्केट में ऑन अ साइडवेज मार्केट या ऑन अ बुलिश मार्केट, वैसा आपको नहीं करना है बियरिश मार्केट में। बियरिश मार्केट में भी आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिलते रहेंगे ख़रीदने के लिए, बट बहुत ही लिमिटेड रहना चाहिए आपका स्कोप। और जब वैसा होते होते निफ्टी का भी परफॉर्मेंस एक आपको जैसे कि मिल जाता है कि सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, तो उस पॉइंट पे वापस से आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो। और मेरा एक और लास्ट प्रो टिप ये रहेगा कि कभी भी अपने पूरे कैपिटल का जितना आपका डीमैट अकाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 या 2 करोड़ का डीमैट अकाउंट का वैल्यू है, तो उस वैल्यू का 60 से 70% से ज़्यादा आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ पैसे हमेशा आपको फ्री रखने हैं, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। या तो आप एफडी करके रखो, या तो आपको म्यूचुअल फंड्स में कहीं पे भी नहीं डालना है। मतलब जो पैसा आपने स्टॉक्स के लिए चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल जितना भी आपका कैपिटल है 2 CR है, तो लगभग 40 लाख या 30 लाख रुपए आपको साइड में रख देने हैं। और वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अच्छे स्टॉक्स यदि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स में आपको कभी मिल जाते हैं, सपोज़ एक बहुत बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन आया, मार्केट एकदम से ही क्रैश हो गया, तो वो घबराहट सी हो जाएगी आपको अपनी 1.5 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो में। तो उस केस में थोड़ा सा एवरेज आउट करने के लिए वो जो एक कुशन है 40 लाख का, वो आपको काम आ जाता है। तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, आपके कैपिटल का 100% कभी डिप्लॉय मत करिए इवन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं तो वो एक सेपरेट अमाउंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप कर रहे हैं तो वो एक सेपरेट अमाउंट है ना, गोल्ड आप खरीद रहे हैं तो वो एक सेपरेट अमाउंट है। बट आप ओवरऑल अगर आपने स्टॉक्स के लिए जो भी पैसे खर्च करने का टारगेट रखा है, इन्वेस्ट करने का आपका जो एपेटाइट है, उसका 60 से 70% ही आपको कभी भी इन्वेस्ट करके रखना है। और उसको आप चर्न करते रहिए, जैसे कि मैंने बताया 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के आसपास वीकली चार्ट्स के बेसिस में जब भी स्टॉक्स आते हैं आप उस पर आइए, एक अच्छे लेवल पे एग्जिट लीजिए, और फिर उस टाइम पे यदि आपका पैसा फ्री होता है फिर से निफ्टी 50 या फिर अच्छे मिड कैप स्टॉक्स पे आप देखिए कि उस पॉइंट पे 1 या 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ फिर से ऐसे मिल रहे हैं क्या, जहाँ पे ऐसे मूविंग एवरेजेस में फिर से सेम कहानी रिपीट हो रही है, फिर उसमें एक आइए। उसमें भी आप देख सकते हो कि वो स्टॉक फंडामेंटली कैसा है। अगर उसका एक पॉजिटिव कैश फ्लो है, अगर वो एक गवर्नमेंट की सरकारी एक कंपनी है, तो फिर एक अच्छा उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपका ये रहता है कि नीचे डाउनवर्ड स्लिपेज उसका या बियरिश व्यू या फिर एक क्रैश उस स्टॉक में, वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और एक थोड़ा न्यूज़ या फिर ओवरऑल सेक्टर की वजह से उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर या बैटरी की वजह से एक मेजर प्रॉब्लम ये आ सकता है ताइवान और चाइना वॉर का, कि जो भी बैटरी कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे। वो काफ़ी महंगे होंगे तो जो भी ईवी में जो ऑटो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा या और भी दूसरी कंपनीज़ हैं, तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, है ना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। तो ऐसे रीजंस जब भी आते हैं उस समय थोड़ा सा डिस्काउंट में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो आप क्लोजली न्यूज़ को भी ट्रैक करिए, अवेयर रहिए कब क्या हो रहा है दुनिया भर में। और मेरा व्यू यही रहेगा कि सेफ़ रहिए, अपने डिसीजंस रैशनली लीजिए। और इवन मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई अगर प्रो नहीं है, एक बेसिक भी अगर अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों से ज़्यादा
अच्छा रिटर्न बना सकता है। 20, 30, 40% रिटर्न भी काफ़ी नॉर्मल से नॉलेज लेवल वालों ने बनाया हुआ है, सिर्फ पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग करके भी। तो अपने लॉजिक को थोड़ा सा अच्छा करिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, हेल्दी रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से नए पॉडकास्ट में मिलते हैं। आई होप बहुत सारे आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस को मैंने आज अपने पॉडकास्ट में आंसर किया है। विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में। थैंक यू।